नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की। आज हम बात करेंगे उनके द्वारा दी गई चाणक्य नीति की। देखिए, चाणक्य नीति बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, खास करके जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आज हम ब्रीफली यहाँ पे कवर करें। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा, काफी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे मेरे इन दोनों चैनल्स पे काफी सारा यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने बताया था कि दो स्टेट्स के रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया जाए या कैसा उनका रिलेशन होता है, वो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा इस टॉपिक पे। फिर हम मंडल सिद्धांत की बात करेंगे, साथ ही में हम चतुर उपाय जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक साधन है वो हम देखेंगे। एंड षडगुण नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या नीति, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड अंत में हम देखेंगे कि करप्शन के ऊपर उन्होंने क्या विचार रखे, करप्शन को कैसे परसीव किया जाए, कैसे करप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो सारी बातें उन्होंने कही। सो वो हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आचार्य चाणक्य की। देखिए, आचार्य चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 317 टू 293 बीसी। एंड केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ही वॉज एन इंडियन पॉलीमथ। बेसिकली ही वॉज अ पर्सन हु वॉज प्लेइंग अ लॉट ऑफ रोल्स। सो ही वॉज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज ऑल्सो अ टीचर, ऑथर, स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन वेरियस सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ही वॉज इंटरेस्टेड। एंड ये चीज हमें अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है, जो कि उनकी मेन क्रिएशन है। सो बेसिकली अर्थशास्त्र है ही पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे किस तरह से राजा को अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, राजा की ड्यूटीज क्या होती हैं, प्रजा के लिए उसे क्या करना चाहिए एंड प्रजा की ड्यूटी क्या है, एंड साथ ही में जो फॉरेन स्टेट्स हैं, जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन्हें कैसे सबड्यू किया जाए, कैसे उनके साथ लड़ा जाए, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। एंड अल्टीमेटली ही वॉज अ रियलिस्ट स्कॉलर। अब रियलिस्ट स्कॉलर वो स्कॉलर्स होते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखकर, चाहे वो ग्राउंड रियलिटी अच्छी है या मोस्टली कड़वी है, उनको ध्यान में रखकर उस तरीके के आइडियाज सुझाते हैं। एक आइडियलिस्ट स्कॉलर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स के केस में, जहां पे हमने कहा था प्लेटो या फिर एरिस्टोटल, वो आइडियलिस्ट स्कॉलर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि यूटोपियन वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये रियल वर्ल्ड में जीते हैं एंड रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से अपने आइडियाज लेकर आते हैं। राइट? सो क्यों इन्हें रियलिस्ट स्कॉलर कहा जाता है, वो भी आज आपको देखने को मिलेगा। इनकी सबसे पहली कोटेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं जी, मटेरियल वेलबींग इज द सुप्रीम अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स, दैट इज धर्म, काम एंड मोक्ष, डिपेंड ऑन द मटेरियल वेलबींग। अब हम सब जानते हैं, देखिए, पुरुषार्थ जो है, हिंदुइज्म में जो पुरुषार्थ की फिलॉसफी है, उसमें 4 गोल्स दिए गए हैं। हर इंडिविजुअल के 4 गोल्स होते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। अब कहते हैं जी, धर्म दैट इज राइचुअसनेस और ड्यूटी, अर्थ दैट इज द मटेरियल वेलबींग, काम दैट इज डिजायर एंड पैशन, एंड मोक्ष जो कि अल्टीमेट गोल है, दैट इज द सल्वेशन। अब कहते हैं कि अगर आप ये चारों गोल्स की बात करें तो उनमें जो अर्थ है ना, दैट इज मटेरियल वेलबींग, ये हमारा बेस बनता है। अगर ये हमने फुलफिल कर लिया तो हम बाकी के गोल्स को फुलफिल कर सकेंगे। अगर हमने अपना पहला गोल फुलफिल नहीं किया, अर्थ को हमने फुलफिल नहीं किया, अपने मटेरियल वेलबींग को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हम बाकी सारी चीजों में भी फेल हो जाएंगे। क्यों? आप आज की सोसाइटी को लगा कर देख लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बाकी समय के लिए अपना काम निकाल सकते हैं। यू कैन गो फॉर शॉपिंग, आप अपने हर तरीके के जो प्लेजर्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल योर ड्यूटीज, राइट? अगर पैसा नहीं है, अगर यू डोंट हैव मनी, आप ना तो सोसाइटी में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और ना ही और किसी तरीके से आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने पेरेंट्स के प्रति। आप ड्यूटीज नहीं फुलफिल कर सकते। फिर आता है जी मोक्ष। अब लिबरेशन की बात करते हैं, सेल्वेशन की बात करते हैं। देखिए, बहुत टफ है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए भी पैसा नहीं निकाल, टाइम नहीं निकाल सकते, राइट? सो वो चीज हो जाती है। सो ये इनका कहना था एंड विच वॉज वेरी एक्यूरेट ऑल्सो। अगर हम बात करें इनके गोल्स की, तो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड रियलिटीज में रहकर इन्होंने ये बात कही हुई है। अब इनमें सिमिलैरिटी भी हमें देखने को मिलती है, कार्ल मार्क्स एंड इनमें आइडियाज में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। द ओनली डिफरेंस इज कि कार्ल मार्क्स ने ऐसी ही कोई बात कही थी
फॉर द सोसाइटी, राइट, सोसाइटी के बेसिस पे इन्होंने कही थी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन आई मीन बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। बेस में क्या आता है, कहता है जी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज बेस। एंड सुपर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर्स में आते हैं कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पावर, देन रिचुअल्स, स्टेट आइडियोलॉजीज एटसेट्रा। इनका ऐसा कहना था, कार्ल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी है, स्टेट की इकोनॉमी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, स्टेट का कल्चर कैसा है, स्टेट की आइडियोलॉजी क्या है, स्टेट में रिचुअल्स कौन से परफॉर्म होते हैं, एंड ऑल दैट, राइट। सो अगेन इन्होंने सोसाइटी के बेसिस पे ये कह दिया, स्टेट के बेसिस पे ये बात कह दी कि भाई इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी सारी चीजें कैसी हैं। और कार्ल मार्क्स के इस आइडिया को जो बाद में हमें देखने को मिला, चाणक्य ने कैसे डिफाइन किया था इस आइडिया को कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम बाकी के जो अपने जो गोल्स हैं उन्हें फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। दूसरा इनका मेन जो आइडिया था, जो अर्थशास्त्र में मेन आइडिया हमें देखने को मिलता है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब देखिए, अर्थ का ही मतलब होता है वेलफेयर, राइट, मटेरियल वेलफेयर। एंड ये कहते हैं कि जो किंग है, वो किंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, दैट इज द मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। जो किंग है, जो राजा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपनी जनता, अपनी प्रजा का मटेरियल वेलबिंग फुलफिल कर सके, क्योंकि मटेरियल वेलबिंग हो पाएगा जनता का, तभी जनता भी अपने पुरुषार्थ से जुड़े हुए बाकी के जो गोल्स हैं उन्हें फुलफिल कर पाएगी, राइट। अब सवाल उठता है कि भाई मटेरियल वेलबिंग और एंशिएंट टाइम्स में मटेरियल वेलबिंग को फुलफिल करने का सही तरीका था क्या, क्योंकि आज मटेरियल वेलबिंग को फुलफिल करना हो तो जापान जैसी कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है, इंडिया जैसी कंट्री जो है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, राइट। उस समय क्या था, हम सब जानते हैं कि उस समय जो एंशिएंट टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे। नाउ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड कैसे हम लेकर आएंगे, हमें दूसरों से लैंड एक्वायर करनी होगी। सो अल्टीमेटली अगर दो नेबर्स हैं, अब ये नेबर 1 है एंड ये नेबर 2 है, इन दोनों नेबर्स में एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया। क्या, वो लैंड का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया। अगर इस नेबर को अपनी जमीन बढ़ानी है तो ये नेबर दूसरे की जमीन को एक्वायर करेगा, और अगर इसे अपनी जमीन को बढ़ाना है, ये तो या तो अपने इस नेक्स्ट नेबर की जमीन एक्वायर करेगा या इसकी जमीन एक्वायर करेगा। सो अल्टीमेटली इनका क्या कहना था चाणक्य का कि भाई जो दो नेबर्स हैं, कहता जी दे आर द नेचुरल एनिमीज। क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे लैंड में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सो दे आर द नेचुरल एनिमीज। ये जो दो नेबर्स होते हैं, इनका रिश्ता, कहता जी रिश्ता, देयर इज दिस रिलेशन ऑफ वॉर, इनमें कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता, रिलेशन ऑफ वॉर इनका एक रिश्ता होता है। एंड इसीलिए हमने देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र में बताया गया कि किस तरह से राजा को युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, राइट। सवाल उठता है कि व्हाई दिस अर्ज टू एक्वायर लैंड कंटिन्यूअसली, क्योंकि मटेरियल वेलबिंग के लिए आपने कहा जी लैंड एक्वायर करनी है, राइट। क्यों मटेरियल वेलबिंग चाहिए, कहता जी इफ यू विल नॉट डू सो यू विल पेरिश, ईदर यू ग्रो कंटिन्यूअसली और यू विल पेरिश। मटेरियल वेलबिंग क्यों करना है, लैंड एक्वायर क्यों करनी है, कहता जी अगर आप लैंड एक्वायर नहीं करोगे यू विल नॉट ग्रो, पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, एंड स्टेट विल पेरिश। सो अल्टीमेटली इट इज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि आपको लैंड एक्वायर करनी मजबूरी है। यू कांट से कि भाई मैं तो शांति से बैठा हूं, जो है हम तसल्ली, कहता जी ऐसा नहीं होगा, आप या तो ग्रो करो या फिर यू विल पेरिश। यू कांट हैव दिस मिडल पाथ कि भाई हम चुपचाप बैठे हैं, जनता जितना कर रही है कमा रही है, अपना करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाई ही सेड दिस, राइट। नाउ मंडल सिद्धांत आता है। अब मंडल सिद्धांत में डिफाइन किया गया है कि एक स्टेट के अलग अलग नेबर्स हो सकते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट्स के साथ कैसे संबंध हो सकते हैं, राइट। सो वही यहां पर कहते हैं जी मेंशंस वेरियस काइंड ऑफ नेबर स्टेट्स लाइक एनिमी स्टेट्स, फ्रेंडली स्टेट्स, न्यूट्रल स्टेट्स एटसेट्रा। अब ये कहते हैं कि मान लीजिए ये आपकी स्टेट है, आपकी स्टेट लेट्स से दिस इज S1, अब इसके बगल में जो भी स्टेट्स हैं, राइट, वो नेचुरल एनिमीज हैं, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या होगा, इन दोनों के बीच का रिश्ता होगा वॉर का, राइट। लेकिन कहता है जी देयर विल बी सम स्टेट्स विच विल बी फ्रेंडली स्टेट्स। कौन सी होंगी फ्रेंडली स्टेट्स, तो कहता है जी मान लीजिए ये एक आपकी दुश्मन स्टेट है और इसका एक और दुश्मन है, राइट, दिस इज स्टेट 3।
अब ये दोनों एक कॉमन एनिमी के एनिमी हैं, सो आपस में इनका क्या रिश्ता होगा? कहता है जी आपस में ये फ्रेंड्स होंगे। कहते हैं ना जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट? सो वही चीज यहां पर इन्होंने कही कि भाई जो जिसके आप एनिमी हैं उसके और भी तो एनिमी होंगे, सो जो और उसके एनिमी हैं वो और आप दोस्त हो जाओ। सो ये अलग अलग स्टेट्स की यहां पे बात की गई है, उनके साथ आपके कैसे रिश्ते होने चाहिए वो इसमें मंडल सिद्धांत में बताए गए हैं। षडगुण नीति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए वो यहां पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल संधि, कहता है जी अगर आप कमजोर हो, अगर आपकी स्टेट कमजोर है, सामने वाली स्टेट पावरफुल है, वहां पर आपको लड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए, वहां पे आपको संधि करनी चाहिए, पीसफुल ट्रीटी करनी चाहिए, सो दैट आप तब तक अपने आप को स्ट्रांग बना लो, जब तक जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना लेते तब तक आप वहां पे शांति बनाए रखो, उसके बाद सोचना कि क्या करना है, राइट? सो पहली नीति जो है वो है संधि, कि भाई अगर आप पावरफुल नहीं हो, अगर आप कमजोर हो, वीक हो, पीसफुल ट्रीटी करो। दूसरा होता है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है ब्रेकिंग दी संधि, राइट? जो आपने यहां पे संधि की थी, कहते जी जब आप कमजोर थे संधि कर ली, जब आप पावरफुल हो गए उस संधि को तोड़ दो, गो फॉर वॉर। अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब अपने नेबर के साथ क्या करो, अब आप लड़ाई करो। फिर कहता है जी तीसरा आसन। आसन का मतलब होता है रिमेनिंग न्यूट्रल टू अदर स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, अब ये दो स्टेट्स का आपस में क्या है, युद्ध चल रहा है, आप यहां पे तीसरी स्टेट हो, लेट्स से दिस इज स्टेट 1, दिस इज योर स्टेट 2 एंड स्टेट 3। अब अगर ये दोनों आपस में युद्ध चल रहा है, यू शुड स्टे न्यूट्रल, यू शुड स्टे पीसफुल, राइट? वो यहां पे कहा है। यण का मतलब होता है प्रिपरेशन फॉर वॉर, दैट यू शुड बी इन दैट मोड जहां पर आप हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप वॉर के लिए रेडी हो रहे हो। समश्रय क्या होता है? ज्वाइन हैंड विद दोज हु हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। सो मान लीजिए यहां पर इसको खत्म करने का ऑब्जेक्टिव है इस स्टेट का, एंड आप यहां पर क्या कर सकते हो, कहते जी आप दोनों हाथ मिला सकते हो, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव है इस बीच वाली स्टेट को खत्म करने का। सो आप क्या कर सकते हो, समश्रय कर सकते हो। फिर आखिरी में क्या है, द्वैध भाव। द्वैध भाव का मतलब होता है फ्रेंड्स विद वन, एनिमी विद अदर्स, यानी कि आप टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आप एक फ्रंट पे वॉर लड़ो, क्योंकि अगर आप दो एनिमीज से वॉर लड़ते हो, दो फ्रंट्स पे जाके दो एनिमीज से वॉर लड़ते हो, तो चांसेस आर हाई कि आप दोनों से हार जाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। सो ये क्या कहते हैं, द्वैध भाव, कि आप एक से मित्रता बनाओ और एक से लड़ाई लड़ो, दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी। चतुर उपाय। अब चतुर उपाय क्या है कि कहीं पे भी आप देखिए आपकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी स्टेट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, खास करके अगर हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें या फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात करें, कैसे इन्हें रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए हम अक्सर अपनी जो आम भाषा उसमें भी कह देते हैं साम दाम दंड भेद। ना ये क्या है, ये एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, 4 शब्दों में छुपी हुई स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले क्या है, साम, कि भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एंड ये आप अपनी लाइफ में भी लगा सकते हो, इवन इफ यू आर एन ऑफिसर, किस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि आपका बॉस आपको लेट्स से गलत बोलता है या भेदभाव करता है, तो किस तरह से, तो वहां पर भी कुछ चीजें ले सकते हैं। नॉट ऑल द थिंग्स आर अप्रोप्रिएट, बट देन यस, खास करके हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देखने को मिलता है। कहते हैं जी साम, पीस और कॉलिशन, राइट? क्या है कॉन्सिलिएशन? कहता है जी अगर आपके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोशिश करो कि पीसफुली उसे खत्म कर दिया जाए। नहीं खत्म होता, दाम, पे इकोनॉमिक वैल्यू टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या, कि भाई पैसा खर्च होगा ना अगर उसे रिजॉल्व करने में, उसमें आपको ज्यादा वो महंगी डील नहीं है। अगर आपको सामने वाले को गिफ्ट दे के खुश करना पड़े, कुछ कुछ लेट्स से इकोनॉमिक वैल्यू चुकाकर अगर सामने वाले के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़े, या फिर कहीं पे ब्राइब तक भी देनी पड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कहता कर लेना चाहिए। फिर कहता है जी भेद। भेद का मतलब होता है लॉजिक, ट्रिचरी। आप सामने वाले को अपनी बातों में उलझाकर या फिर अपनी लेट्स से चाल में उलझाकर उससे अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो या अपने हिसाब से उससे काम करवा लेते हो, दैट इज द थर्ड बेस्ट ऑप्शन। एंड द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, इज दंड, दैट इज यूज ऑफ पावर, दैट इज यूज ऑफ कोअर्जन, दैट इज यूज ऑफ फोर्स। सो ये सीक्वेंस उन्होंने बताया कि साम दाम भेद एंड दंड, इस तरीके से हमें सीक्वेंस में सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए। नहीं हो रहा रिजॉल्व तो ये करो, ये भी नहीं कर रहा है रिजॉल्व तो ये करो, ये भी नहीं कर रहा है रिजॉल्व तो
आखिरी में आपको इस स्टेप के लिए जाना चाहिए। फिर अब करप्शन के लिए उन्होंने क्या कहा, देखिए करप्शन को लेकर ही वॉज अगेन वेरी मच प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल। उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम अपनी टंग के ऊपर, अपनी जीवा के ऊपर हनी को रख दें, क्या ये संभव है कि उसका स्वाद हमें ना महसूस हो? कहते ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और सेम गोज फॉर करप्शन। करप्शन भी वही है, जैसे हम अपनी जिह्वा के ऊपर, अपनी टंग के ऊपर हनी को रखकर उसे टेस्ट करने से नहीं बच सकते, वैसे ही जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं तो हम वहां पे करप्शन से नहीं बच सकते, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं डील करने के लिए, इतने सारे काम होते हैं डील करने के लिए, कि ना चाहते हुए भी दे डू करप्शन, राइट? ना चाहते हुए भी, चाहे वो छोटी से छोटी करप्शन करें, एंड शायद उन्हें पता भी नहीं चले कि करप्शन हो भी गई, राइट? सो इस तरह से उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑफिशियल हैंडल सो मच रिसोर्सेज दैट दे देमसेल्व्स डू नॉट रियलाइज व्हेन दे हैव कमिटेड द एक्ट ऑफ करप्शन, बट अगेन इट डज नॉट मीन कि करप्शन इज डिजायरेबल। ऐसा नहीं है कि करप्शन डिजायरेबल है या उसे हम लेट गो कर दें। करप्शन को डील करना है, लेकिन करप्शन को डील करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करप्शन करने के कई सारे तरीके हैं, राइट? देयर आर 40 वेज ऑफ एम्बेजलमेंट। ये उन्हीं का कहना है कि भाई 40 तरीके हैं एम्बेजलमेंट करने के, गबन करने के, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? कहते जी सबसे पहले तो राइट साइजिंग दी ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, उसे कम करो। हमारी आज की करंट जो रिजीम है वो भी यही कहती है कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट? सो गवर्नमेंट जो है उसे कम करो, ब्यूरोक्रेसी का साइज जो है वो कम करो, ताकि करप्शन का चांस अगेन वहां पे कम हो सके। ट्रांसफर द ऑफिशियल्स बिफोर दे अंडरस्टैंड द लूप होल्स इन द ऑफिस। सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट इन द सेंस की, लेट्स से अगर 2 साल का एक हम पीरियड रखें कि 2 साल में एक आईपीएस ऑफिसर को एक जिला चलाने के लिए दिया जाएगा, 2 साल के बाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 से कम भी कम माना जाता है, 2 से ज्यादा भी ठीक नहीं माना जाता। सो 2 साल तो कम से कम होने चाहिए। कहते जी गिव सिक्योरिटी एंड रिवॉर्ड टू द विसल ब्लोअर्स, पनिश एंटायर चेन एंड नॉट जस्ट द ऑफिशियल। मतलब कि भाई सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो करप्शन कर रहा है, सबसे लोएस्ट लेवल पे है, उसे आप करप्ट ऑफिशियल को पनिश करें। वो अकेला करप्ट नहीं है, उसके जो सीनियर्स हैं, जो उसका पैसा साथ में डिवाइड करते हैं, उन्हें भी कहता है जी आपको जो है यहाँ पे पनिश करना चाहिए। सो सभी में जहां पे पैसा बट रहा है सबको पनिश करो। फिर क्या कहता है, ना केवल करप्शन करने वाले ऑफिसर जो पैसा खा रहे हैं उनको, आपको जो दायक है, करप्शन को देने वाला व्यक्ति है, उसे भी पनिश करना चाहिए, राइट? सो कहता है जी दायक हो गया, रिसीवर हो गया, जो करप्शन का पैसा जो अपने पास जमा कर रहा है निधायक, उसे भी आप पनिश करो। अभी हमने देखा ना एक आईएएस ऑफिसर को कैप्चर किया गया, एंड हमें देखने को मिला कि 20-21 करोड़ तो उनके सीए के पास थे, राइट? वो सीए को भी यहां पर फिर उन्होंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हमने उसको भी पकड़ा है, राइट? फिर पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ करप्शन ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स। जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उन्हें पब्लिकली आप यहां पर शर्मिंदा करो। रिवॉर्ड द ऑनेस्ट ऑफिशियल्स एंड कंपनसेट द पर्सन हु सफर्ड बिकॉज ऑफ द करप्शन। तो ये सारे के सारे तरीके उन्होंने सुझाए कि किस तरह से करप्शन से डील किया जाना चाहिए। ये थे आचार्य चाणक्य, और ये थी उनकी नीति की एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने यहाँ पे आज देखी। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार दोबारा मिलना आसान रहेगा। अगली बार मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।